अस्सलाम वालेकुम। शराय नसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज का बड़ा हंगामा खेज दिन था। एक तरफ पार्लियामेंट इन सेशन थी, नेशनल असम्बली का इजलास भी था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजाहती हुक्मनामा भी आया, उसके साथ सेनेट का इजलास भी चल रहा था। तो एक हंगामा खेजी थी इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन इस वक्त जो है इशाइये चल रहे हैं और सियासी मुलाकातें हो रही हैं और लोग टेलीफोन पे एक दूसरे से बातें करें। मुझे भी सरदार साहब का फ़ोन आया था। अच्छा तो क्या हाँ। कहते हैं सरदार क्या साहब? कहते हैं सरदार साहब? हैं सरदार साहब ने क्या कहा अपने सरदार साहब कहने लगे, ओए गल सुन। मैं कहा जी हुक्म। कहते गल सुन, एक तो तू मेरी पहले तखलीक जी है वो ठीक कर। अच्छा मैं क्या की हो गया जनाब सरदार जी? कहते देख मेरी गल सुन, तू मेरी तखलीक का जड़ा ना मजाक ना उड़ा। अच्छा मैं क्या होया कि ये सरदार जी? तो सरदार जी कहने लगे गल सुन, वो मैं थर्मस दे विच 4 कुल्फियां ते 4 चाह दे कप पाए, तो तू 2 क्यों पाए ने चाह दे कप? 2 घट क्यों पाए ने? तो मैं कहा सरदार जी मैं कर दूंगा आपकी वो। फिर उसके बाद एक और बात होगी। अच्छा कहेंगे गल सुन। मैं कहा की जी जरूर गल दसो। कहते ये पानी तलवारा ना मार। ये कुछ नहीं होना। मैं कहा जी सरदार जी इसका की मतलब है? सही है। तो सरदार जी कहने लगे आ जाएगा तेन समझ। यानी वो हवा में तीर चलाना मतलब हवा में तीर चलाना, थूक में पकोड़े तलना। यही हो यार सकता तो है। चीनी बहुत कर सकता था यार। यार वो मतलब पानी में पकौड़े तलना कह लें आप। ऐसे सर जो मुहावरा है तो वही मुहावरा ही है। अब सरदार सिंह की बात हुई है तो हम तो यही समझ रहे हैं कि अगर पानी में तलवारें मारी जा सकती हैं तो फिर थूक में पकोड़े भी नहीं, तले नहीं, जा पानी में सकते हैं। तलवार मारने का। ऐसे अगर पानी में तलवार मारी जा सकती है तो पानी में पकोड़े भी तले जा सकते हैं। हाँ, पानी चलो, में पकौड़े भी तले जा सकते पानी कह सकते हैं, पानी में पकोड़े हाँ, तलना। मतलब आप फ्राई ना किया करें चीज़ें। पहले बहुत सारी चीज़ें फ्राई हुई हुई हैं। सही है। और कल बहुत ज्यादा लोग, कल तो बहुत सारी चीजें फ्राई हो जाएंगी, बिल्कुल रोस्ट की सूरत में आ जाएंगी। अच्छा बात सुने ना, ये फ्राई तो बात यार तो सीजा रहे की हो यार। पता है लोगों ने कितना आपको बहुत मजाक उड़ाया। आपका मजाक उड़ाया कि यार ये तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग जो है बैठ के और जो है ना संजीदा पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा ख्यास आया हुआ है, आईनी तरमीम होने जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जजमेंट्स लिख रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रही है कि अगर गैर संजीदा रवैया फौरी तौर पर अपना रवैया दुरुस्त करो और जो है ना इसके सख्त कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि हम आईनी इदारा हैं और ज़रा संभल के लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है वो किया जाए। तो जनाब ये जो आई है अब एक वजाहती मतलब है कि कल ही बात की थी ना जी कि जनाब शाह जी आ गए हैं, सारे आ गए हैं। जी 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 तो 1.40वां हो गया, तफसीली फैसला नहीं आया। तो उन्होंने ना तफसीली फैसले का बच्चा जारी कर दिया। फिर आप कहते हैं सुना यार ये जो देख, आप टमीरी मारते हैं। नहीं देखो ना यार, बात ये है कि यार 60 दिन हो गए, 1.40वां हो गया, ठीक है। एंड जब पार्लियामेंट ने कहा कि हम बिल पेश करने जा रहे हैं, उस मौके के ऊपर पता नहीं अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई। सारे जज साहबान एक चैम्बर में थे, तो किसके चैम्बर में थे, तो किस वक्त इसकी समाअत हुई है, क्योंकि इन चैम्बर लिखा हुआ है। और उन्होंने जो PTI ने डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए थे, उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि आप जो है ना इनके फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करें। ये तमाम जिन्होंने सर्टिफिकेट दाखिल किए हैं वो PTI के पार्लिमानी अरकान हैं, मेंबर्स हैं, मतलब ठीक हो गया। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर 41 और 39 80 अरकान और उनको डिवाइड करें तो 23 कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो डिस्प्यूटेड है कि ये 30 नशिस्तें किसको जाएंगी, हुक्मरान इत्तेहाद को जाएंगी या कि उसका कुछ और होगा। अच्छा, इसी दौर में जो है वो फिर पार्लियामेंट का एक कानून भी आ गया जो कि 2017 इलेक्शन एक्ट 2000 तरमीमी एक्ट है, वो भी आ गया। इलेक्शन कमीशन 25 मई को जो है वो गया कि जी ये वजाहत कर दें पार्टी स्ट्रक्चर, 25 जुलाई को गया कि वजाहत कर दें कि ये जो है पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। लेकिन आज उन्होंने कहा जी पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद है, क्योंकि आपने बैरिस्टर गौहर के साथ जो उन्होंने PTI ने डॉक्यूमेंट दाखिल किए हैं उसमें वो आप उनको बतौर चेयरमैन नोटिस जारी करते रहे। तो अब आपने पहले तस्लीम कर लिया, तो अब इस मौक़िफ़ से फिर नहीं सकते। तो लिहाजा जो सर्टिफिकेट दाखिल हुए हैं उनको करें और नोटिफिकेशन जारी करें पार्लियामानी कमेटी। गो कि ये एक ऐसे ही प्रोसीजरल मामला है
और बाकी उन्होंने ये भी कह दिया अपने इस ऑर्डर के अंदर कि किसी कानून के ज़रिए हमारा जो फैसला वो बदला नहीं जा सकता क्योंकि वो 500 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुकी हुई है। तो अब जो है असल में ये नहीं पता कि अभी क्या आइनी तरमीम आ रही हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हो रही हैं, जजेस की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से उम्र हो रही है, और मेरे ख्याल 63A के हवाले से भी कोई अमेंडमेंट आ रही है। आर्टिकल 175A में भी तरमीम सुन रहे हैं। जाहिर है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से ही है ना। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी तक हम यही कह रहे हैं कि ये मफरूज़ों के ऊपर मबनी हैं, हेर से हैं, रिपोर्टेडली हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आज बिल तो कहीं टेबल नहीं हुआ, ना सेनेट के अंदर और ना ही कल बुलाया गया है। अब काबीना का इजलास बुलाया गया, यानी कि लग रहा है कि वो बिल की काबीना मंजूरी देगी और फिर उसके बाद टेबल होगा और कोई स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट की जो है उसके सपुर्द किया जाएगा। खुर्शीद शाह की सरबराही में एक स्पेशल कमेटी भी वैसे बनी हुई है जो इन सारी चीज़ों को देख रही है, और इसके अलावा भी वो पार्लियामानी अमूर की एक कमेटी होती है जिसमें ये बिल जाता है और वो उसमें वोटिंग भी होती है और वो अडाप्ट कर लेती है, फिर वो उसके बाद ऐवान में आ जाता है। हाँ, तो ये अब जो है वो उधर मामला है। तो ये वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो वजाहती हुक्मनामा जारी कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने 25 मई को दरख्वास्त दी थी और 2.5 महीने गुजरने के बाद अब जज साहिबान को जब अमेरिका से सैर तफरीह से फुर्सत मिली है तो ऐन उस दिन 14 सितंबर का उसके ऊपर लिखा है और ऑर्डर लिखा है, वो ऑर्डर 8 जज साहिबान का। तो अब क्या होने जा रहा है, कुछ दसोगे मैंने? सर मैं अगर आप इजाज़त दें तो कई व्लॉग्स में आप मेरी तस्दीक करते रहे हैं कि ये आप लफ्ज़ ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बार बार इसको जो ये वजाहती बयान जारी हुआ है इसको ऑर्डर क्यों कह रहे हैं? मैं ज़रा सवाल मज़ीद तफसील से कर लेता हूँ ताकि आप जवाब दे दें। वे जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उससे पहले किसी को सुना जाता है, नंबर 1। तो क्या किसी को सुना गया? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर किसी को सुना गया तो कहाँ पे सुना गया, और अगर नहीं सुना गया, अगर 8 जजेस चैम्बर में बैठे हैं तो वो कहाँ पे चैम्बर में बैठे हैं? फिर उसके बाद जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इस वजाहत में रिलाई किया गया है कि ये पीटीआई ने ये कहा है कि पीटीआई के डॉक्यूमेंट्स में हैं कि जी ये बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हैं, उमर अयूब सेक्रेटरी है, क्या उन डॉक्यूमेंट्स की किसी तरीके से कोई तस्दीक या कहीं पे कोई सेकंड मौक़िफ़ दूसरे फरीक का कहीं आया? अगर नहीं आया तो हम इसको एक ऑर्डर कैसे कह सकते हैं? और अगर ये ऑर्डर है तो फिर अदालतें ऑर्डर किसी इख्तियार समात के तहत देती हैं, ये किस इख्तियार समात के तहत ये जारी किया गया है? ये ज़रा पहले मुझे समझा दें सर। नहीं, जो ऑर्डर के अंदर लिखा है वो ये लिखा है कि हमारा जो मुख्तसर हुक्म था उस मुख्तसर हुक्म के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी इबहम है, और उन्होंने एक दरख्वास्त दाखिल की, CMA दाखिल की। ठीक है। और फिर उस CMA के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी जवाब दाखिल किया और उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगे हुए थे, और वो जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो इलेक्शन कमीशन और PTI के दरमियान है, जिसमें इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को बतौर चेयरमैन PTI मुखातिब कर रहा है। लेकिन एक ये बात भी है कि जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था। तो जाहिर है तो अब वो ये एक CM है, CMA है। अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू भी दाखिल कर दिया है। बिल्कुल ठीक हो गया, तो मामला बहुत आगे चल चुके क्योंकि उसमें 15 दिन की डेडलाइन थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन गया। लेकिन अगर वजाहत नहीं आ सकी है, इलेक्शन कमीशन ने तो अमल कर दिया, तो 39 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन 41 का मामला था और अभी भी पता नहीं पता है कि कितने अफराद जो हैं उन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट्स जमा करवाए हैं और कितनों ने नहीं करवाए हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जनाब आप करें। तो इन चैम्बर करके और उन्होंने जो सिर्फ सबमिशंस जो आई हैं और सिर्फ PTI के डॉक्यूमेंट को तस्लीम करके तो उन्होंने ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया। अब इसकी मैं पता किया कि आज कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं बैठे हैं लोग, तो किसी से पता नहीं लगा, वो कहने के पता नहीं जी सानू तो नहीं पता कितने इजलास होया है, अगर तानू पता लगे तो मैनू दस देना। सर असल में ये सुप्रीम कोर्ट में आजकल नहीं बैठते, ये अपने जो जजेस कॉलोनी है वहाँ पे इनका
बैठकें आजकल ज़्यादा होती हैं और मुबैना तौर पे जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी कि जब 8 जजेस का आया आर्डर, वो जस्टिस आयशा मलिक के घर पे बैठ के लिखा गया था, ये मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ठीक है। ब्लैकआउट करता है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं तो यही समझता हूँ कि ये वाला भी जो मैटर है ये भी शायद घरों में बैठ के, किसी एक घर में बैठ के जजेस ने मुशावरत की हो, लेकिन ये जो आया है ना, मैं तो इसे आर्डर नहीं मानता। और आज मैं कामरान मुर्जा को भी उन्होंने लिखा इन चैम्बर ऑर्डर और फिर वो जो भी 8 जज साहबान के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, तो उनके दस्तखत भी नहीं है, पहली बात है। दूसरा ये है कि कामरान मुर्जा साहब के बकौल मैं समा टीवी पे उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये एक, इसको हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, हम इसको ये है कि ये एक जजेस के गिरोह का, एक ग्रुप का आर्डर है। और उसने कहा बड़ी अनफॉर्चुनेटली कि इन्होंने ना ही किसी को सुना है, ना ही किसी को नोटिस जारी किए हैं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का वो समाअत का इख्तियार है वो इस पे इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि इसकी कोई, मुझे बादियुल नज़र में कामरान मुर्जा के बकौल कि मुझे इसकी कोई लीगल वर्थ, कोई लीगल पहलू नज़र नहीं आता। ये एक तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि मुख्तसर हुक्म के अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब अगर पीटीआई जो फरीक नहीं है उसको या इलेक्शन कमीशन को मसला हो तो चैम्बर में हमारे पास आ जाए। लेकिन एक और बड़ा अहम पहलू मेजॉरिटी जजेस के हवाले से एक और बड़ा अहम पहलू है, वो है टाइमिंग का। अब देखें आप 12 क्या कह रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिक्स है, जुडिशल पॉलिटिक्स है ये? सर, मैं आपको फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ जो वाक़यात हुए हैं, फिर उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ये पॉलिटिक्स क्यों है। 12 जुलाई को मंसूर अली शाह साहब ओपन कोर्ट में बैठ के कहते हैं जी कि हमारा ये 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है, सुनाते हैं। 25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ये कहता है जी कि आपने ख़ुद हमें कहा है शॉर्ट ऑर्डर में कि अगर कोई इबाहम हुआ तो आप हमसे चैम्बर में आ सकते हैं। तो पीटीआई का इस वक्त स्ट्रक्चर नहीं है तो जो और अभी छुट्टियां नहीं हुई थी, अभी छुट्टियां नहीं हुई थी, तो आप हमें ज़रा क्लियर कर दें। इलेक्शन कमीशन चैम्बर में गया, 25 जुलाई से लेकर फिर उसके बाद मुकम्मल ब्लैकआउट, मुकम्मल खामोशी रहती है। छुट्टियां होती हैं, जजेस कुछ अमेरिका चले जाते हैं, कुछ छुट्टियों पे इधर उधर घूमने, जैसे आमतौर पर छुट्टियां होती रहती हैं। तो मतलब आपके कहने का मकसद ये है, अच्छा चलें बात पूरी करें। शुक्रिया सर, मेहरबानी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जब ये ख़बर आती है कि अच्छा, उससे एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले हम चले जाते हैं गुज़िश्ता रोज़ के ऊपर जुमेरात को जुडिशल कमीशन का इजलास होता है। उस इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पूछते हैं जी बताएं जी वो कोई जुडिशल पैकेज की आपने बात की थी या कोई आईनी तरमीम, तो उसका क्या हुआ? उस पर अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि ना आप हमसे ये पूछ सकते हैं और ना ये जुडिशल कमीशन का मैंडेट है, ना हम आपको बताएंगे, ना ये चीज़ एजेंडे के ऊपर है, ना ये चीज़ एजेंडे के ऊपर है। अगला दिन जुमे का आता है, ख़बर ये आती है कि वफाकी काबीना का एक इजलास इतवार को हो रहा है और उसमें आइनी तरमीम के हवाले से मंजूरी ली जाएगी और फिर उसके बाद वो बिल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि हम टेबल कर रहे हैं, और फिर एग्जैक्ट 24 दिन पहले, 24 घंटे पहले ये वजाहत आ जाती है। तो फिर इसको और क्या नाम दिया जाए सिद्दीकी साहब? आप कोई और नाम अगर आपके जहन में कोई आ रहा है तो बता दें। तफसीली फैसले का छोटा बच्चा है। अच्छा, मैं सर आपको कहूँ कि ये मैं नहीं, या जहाँ ज़ेब ने जो एक चीज़ एक्सप्लेन की है, ये तो ख़ुद जो इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब या उनको जो उनकी परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो ख़ुद इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि जुडिशल पॉलिटिक्स, मंसूर अली शाह और यहाँ से जुडिशल पॉलिटिक्स हो रही है। और वो जुडिशल पॉलिटिक्स अगर जुडिशरी की हद तक रहती तो हम समझ सकते थे कि इंटरनल मैटर है। अनफॉर्चुनेटली अब क्या सही मंसूर अली शाह इतने बड़े सियासतदान हो गए हैं कि अब ज़ीरक सियासतदान इस टाइम बैठे हैं हमारे पास। जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, क्या अब उनसे बड़े सियासतदान हो गए हैं? अब सियासत जिन्होंने करनी है वो तो करके दिखाएंगे। और मंसूर अली शाह ने इंसाफ करना था जो वो इंसाफ नहीं कर सके, जिसके लिए मैं आप हमारे टैक्स के पैसों से उनको पे मिलती है। एक चीज़ ये, और तो दूसरा मतलब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये अगर देखा जाए, मैं इसको और थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, सही है कि ये बात वाज़ेह थी, जजेस कमेटी से ले जाते हैं। जजेस कमेटी में जब ये मामला आया था तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, कुछ को नुकसान हो सकता है, तो उनको शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन मतलब 6 जज साहबान थे जो चीफ जस्टिस बनेंगे,
जो उस वक्त था। अभी तो नहीं पता है कि मुद्दत बढ़ा रही है, टेन्योर फिक्स हो रहा है, नई आईनी अदालत बन रही है या क्या हो रहा है। सही है। तो उस पर जो है वो उसकी मुखालफत की थी अपना मुनीब अख्तर साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी माइनस चीफ जैसे 7 जजेस का बेंच बनाया जाए। ठीक है। तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो उन्होंने कोई नहीं बात, बहरहाल अक्सरियत से फुल कोर्ट बन गया था, ठीक हो गया। मंसूर शाह साहब ने एक तकरीब में ये खबर लीक की थी कुछ सहाफ़ियों को, है ना, जी जी ऐसे ही है ना। ऐसे। मंसूर अली शाह साहब जब वकील थे ना, तो उन्हें बड़ा इलेक्शन लड़ने का शौक़ था। हाँ, सियासत करने का बड़ा शौक़ था उनको। ये वहाँ पे लाहौर के लोग बताते हैं। बतौर वकील। बतौर वकील मतलब ज़ाहिर है हर आदमी को हक है, पॉलिटिक्स कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं, पार्लिमानी पॉलिटिक्स। अच्छा। हाँ। अच्छा, एनीवेज, तो अब 6 जून को जो है आप देखेंगे 15 मिनट के अंदर स्टे कर दिया गया था और पार्लियामेंट इनकम्प्लीट हो गई थी। उसका मकसद फिर हमारे जो दोस्त इबलीस की मस्जिद शुरा, उसने डोंगरे बचाए कि जनाब अब तरमीम नहीं हो सकती। लो जी, देखा ओके जी। फिर उसके बाद वो अमेरिका चले गए 1 महीने तक के लिए। बिल्कुल। अच्छा, फिर जो है वो फैसला आया, फिर टर्मिनल साहब अमेरिका चले गए। फिर ये आए अमेरिकन तो पॉलिटिकल सेक्रेटरी से भी हाँ, मुलाकात वो हुई। अमल दरामद वाले वो अकलीती जजमेंट के ऊपर। उसमें कोई ज़राए से भी कोई खबर आई थी ना, वो कहते हैं कि कोई ज़राए से खबर ये भी आई थी कि हो सकता है तफसीली फ़ैसला जारी हो, तो उसकी उसमें ये तो वजाहत तो हो तो जाए। उसकी वजह से ये इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त है उस पे जवाब देने की ज़रूरत ही ना पड़े। ना पड़े, ये बिल्कुल। कोई ऐसे भी खबर एक आई थी। हाँ, और- क्योंकि उसमें एक और fact और भी उसमें है। एक यूट्यूबर ने सवाल किया था, शाह जी वो 40 सीटें तो अभी तक फंसी हुई हैं, उसका क्या होगा। अच्छा। हाँ, वो तो उस पे सही ने यही कहा था, मुर्शिद सही मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा था कि जब वो कोई डिटेल बड़ा मामला नहीं है। डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें हम इन चीज़ों को अब वो कवर डिटेल जजमेंट नहीं आई है, उसका बच्चा आ गया है, उसका बच्चा। ठीक है ना। अच्छा, एक फैक्ट एक पॉइंट है मेरे पास। तो यार मेरी बात कंप्लीट कर लेने देना। ठीक सर, तो आज- मकसद जो आज था, हमने आपको नहीं बोलने देना। तो मकसद ये था कि जनाब 6 जून को पार्लियामेंट इनकम्प्लीट, फिर अदालती फैसला आया, पार्लियामेंट इनकम्प्लीट, और अब भी जो है वो उन्होंने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये आया। तो मकसद ऐसा लगता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो सके, बिल्कुल। क्योंकि इसके बाद बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इसके पीछे क्या कोई खौफ है? खौफ है तो क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। सर इसमें मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें हैं। एक तो इनको अपना खौफ है, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ सामने आ चुकी है कि ये जो जुडिशरी है, सॉरी टू से मैं कहूँगा क्योंकि जुडिशरी के बारे में बात कर रहा हूँ, कि ये जुडिशरी जो है वो जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट ने मिल के इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। आज हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कफ़ारा अदा कर रही है और जुडिशरी जो उस वक्त तरीके इंसाफ के लिए लॉन्ड्री का काम कर रही थी, वो उससे आगे एक स्टेप चली गई है, वो अब सहूलतकारी कर रही है। ठीक है, अब जब उस पर यह कहा गया कि भाई सहूलतकारी बंद की जाए, तो वो जो है बिल्कुल सामने आ गए और उन्होंने जुडिशल कू की है। देखें, बात सिंपल सी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम देखते हैं चीफ जस्टिस और एक आध और जज वो अलग है और बाकी 6 जज का ग्रुप अलग है, और वो जिस तरीके से अफेयर्स को चला रहे हैं आपके सामने है कि मफरूज़ाती इंसाफ भी वहाँ पे मिल जाता है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, तो इन 8 जजेस ने जो कुछ किया उससे अब ये चीज़ तसर हुआ, मजमूई तौर पे अवामी तसर ये उभरा कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी जुडिशल कू लग गया, मार्शल लग गया अदालती। एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि इनमें से बेहतरीन जज वो हैं जो फैज़याब रहे हैं और उनकी अपॉइंटमेंट ही इस वजह से हुई थी कि आपने इमरान प्रोजेक्ट को हर सूरत में कैरी ऑन करना है और वो कैरी ऑन कर रहे हैं। और दूसरा मेरा सर एक पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये जो वजाहत है, ये वजाहत जैसे जहाँ ज़ेब ने कहा टाइमिंग इसकी बड़ी मैटर करती है, ये वजाहत जो है ये मुझे वजाहत रद्दी की टोकरी में जाती हुई नज़र आ रही है। वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला दिया, दूसरी साइड पे जो है वो पार्लिमान ने कानून पास कर दिया। जब पार्लिमान का कानून हो गया तो फैसला ऑलरेडी गैर मुअस्सर हो गया था, लेकिन फिर भी ये जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी सीएम में दायर की थी वो पार्लिमान का कानून आने से पहले उसने दायर कर दी थी। असल पॉइंट ये है कि पार्लिमान के कानून आने से पहले दायर की गई थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने वापस क्यों नहीं ली कि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके ख्याल में थी तो?
अब ये चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन तो फिर नज़रसानी में भी चला गया, कानून जब बन गया नज़रसानी में भी चला गया, तो उसमें अब तसर यही था कि अब ये नहीं कर रहे तो तफसीली फ़ैसले में चीज़ें देंगे और फिर नज़रसानी लगाएंगे। नहीं पता था कि इन्होंने वो बच्चा भी पैदा कर लेना है। अब ये बड़ी ये बात है कि पहले मुख्तसर हुक्म आता है, डिटेल रीजनिंग नहीं आती हैं, और फिर एक वजाहती हुक्म आता है और ऑर्डर लिखा हुआ होता है, और वो इन चैम्बर 8 जज साहबान कब और कहाँ इकट्ठे हुए थे, कैसे हुए थे, ये भी नहीं पता। बहरहाल जी, अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है तो हम इसको वैलिड डॉक्यूमेंट तस्लीम करेंगे ना। बहरहाल ये सवालात हैं। तो क्या लगता है आपको कि पार्लिमान, अब एक चीज़ जो है ना वो बड़ी छुपी हुई है जी, और वो ये है कि कितने लोगों ने सर्टिफिकेट जमा करवाए थे और कितनों ने नहीं करवाए थे, बिल्कुल। और अगर जिन्होंने नहीं करवाए हैं, फ़र्ज़ करें कोई एक तादाद होती है उनकी, गो के इसके हवाले से मुख्तलिफ क्लेम्स आ रहे हैं, जी, तो क्या उनके ऊपर आइनी तरमीम में वोट देने पर पीटीआई की पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ डिफेक्शन लग सकेगी? नहीं लगेगी, यानी 63 नहीं लगेगी सर। कैसे? उसमें ये है कि यहाँ पे फैसले में भी ये एक चीज़ है कि जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा कराए हैं, ठीक है, तो उन पे लगेगी। अब जिन्होंने सर्टिफिकेट ही जमा नहीं कराए तो वो आइनी और कानूनी तौर, क्योंकि उन्होंने टाइम भी दिया था ना, इतने टाइम में वो सर्टिफिकेट जमा करा दें, तो अगरचे इन्होंने घड़ी को रिवर्स किया, चीज़ें किया। मतलब वो जो कागजात नामजदगी के दरमियान में आपको पार्टी एफिलिएशन जमा करवाना होता है, उसके लिए स्पेशली उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको मजीद 15 दिन देते हैं इलेक्शन हो जाने, यानी रिटर्न कैंडिडेट आने के बाद। इसीलिए तो वो दो फाजिल जज साहिबान कहते हैं कि जनाब एक आइन की शिकों को मुअत्तल करके तख्लीक किया गया रिलीफ, यानी कि वो ताजमहल, वो ड्रीम गर्ल, हुब्बे इमरान में ताजमहल तमीर कर दिया इन्होंने। तो मामला यही है कि इसके बाद आपको क्या लगता है कि क्योंकि जज साहिबान की इस मूड से तो लगता है कि वो फुल थ्रॉटल के ऊपर आ रहे हैं और उधर से पार्लियामेंट भी खड़ी है, तो क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई अनबन होती हुई नज़र आ रही है आपको, या सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर कोई बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है सर, ये आपको? दोनों चीज़ें हो रही हैं। अनबन तो होती, कि अनबन तो ऑलरेडी हो चुकी है। जब 6 जून वाला आप कह रहे हैं, 6 जून को जब सही मंसूर अली शाह वाला 3 रुकनी बेंच था, जब इन्होंने पार्लिमान वो स्टे आर्डर जारी करके मखसूस नशिस्तों वाला, तो उस टाइम ही इन्होंने पार्लिमान से लड़ाई अपने तौर पे एक किस्म की लड़ाई मोल ली थी, और फिर बाकी उसके बाद मखसूस नशिस्तों का ये जजमेंट आया मुखसर, और फिर अब तक ये यही कह रहे हैं पार्लिमान को कि सियासत करना आपका काम नहीं है, सियासत करना हमारा काम है और हम करके दिखाएंगे। अब दूसरी साइड पे जो सियासतदान है वो अब इस चीज़ पे बैठे हुए हैं। जब मुल्ला फजल रहमान ने कहा, उसने कहा कि यार ये जज तो पार्टी बने हुए हैं और नज़र आता है कौन जज किस पार्टी को जो है सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो चीज़ें बिल्कुल सामने हो चुकी हैं, और पार्लिमान को तो इन्होंने अंडर एस्टिमेट करना ही है, कर ही रहे हैं। अब पार्लिमान में बैठे हुए लोगों को सोचना है कि इन्होंने इनका तदारुक कैसे करना, एक चीज़। दूसरी आपने जो कही कि विद इन सुप्रीम कोर्ट, तो विद इन सुप्रीम कोर्ट भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। जैसे मैंने कहा कि जुडिशियल कू हो गया है, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जजेस हैं, जो आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, वो एक साइड पे हैं, और ये जो पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जजेस हैं ये एक साइड पे हैं, और इसी वजह से ये निद्दे पे अब आ रहे हैं, ना ये आइन को, ना ही कानून को, ना ही किसी और चीज़ को मान रहे हैं। इनके नज़दीक जो है वो पॉपुलिस्ट अप्रोच, या जो वो समझ रहे हैं खुद साख्ता जो आइन तख्लीक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इनके नज़दीक वो ज़्यादा मुकद्दम है। इनका अपना हलफ, इनके जो है वो से वफादारी नहीं कर रहे, आइन से वफादारी। चलें, आप जजमेंट्स ना पास करें ना, आप एनालाइज करें यार सूरत हाल को। तो मैं ये देख आपको लगता है कि ये बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि जनाब, मेरे ख्याल में लंबा नहीं हो गया, कंक्लूड कर लूँ या आपने कुछ कहना है? अगर इजाज़त दें तो मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। एक तो एक बहुत अहम इफ़ेक्ट है, एक वाक़या है जिसको हमने अब बयान नहीं किया। वो ये हुआ कि जब पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा था, जब दोबारा टेकअप हुआ, तो पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी साहब पेश हुए, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा जी कि आप ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो केस है ना, आप इसको तो रोक दें। तो इलेक्शन कमीशन ने पूछा जी क्यों रोकें? उन्होंने कहा जी डिटेल रीजनिंग आने दें। तो इस आर्ग्यूमेंट से तो मुझे उस वक्त भी ये लगा कि मैंने कहा कि यार ये इसकी क्या वजह क्या हो सकती है। आप अगर इस वजाहत को पढ़ें ना सदीकी साहब गौर से, तो इस वजाहत में बैक वक्त
ये जिसको मैं जुडिशल ऑर्डर, मेरा व्यू है कि ये जुडिशल ऑर्डर नहीं है। इस वजाहत के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो भी ठीक है। इस वजाहत के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डिसाइड कर दिया है कि बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन पीटीआई हैं। इस वजाहत के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साबित कर दिया है कि उमर अयूब सेक्रेटरी पीटीआई हैं। इस वजाहत के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि ये जो लोग पीटीआई के हैं, ये जो लोग 41 जो मेंबरान हैं, ये असल में पीटीआई के थे और पीटीआई के हैं। यानी इनडायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर आपने इधर उधर वोट दिया तो आपके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी। तो मुझे तो इसकी ये रीडिंग लग रही है। और ये प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, एक पूरी लाइन एंड लेंथ के साथ एक चीज़ एग्जैक्टली एक ऐसे टाइम पे आई है जब ठीक 24 घंटे पहले, जब पार्लियामान इतवार के रोज़ एक इजलास बुलाने जा रहा था, उससे पहले ये सब कुछ किया गया। तो ये पूरा इसके पीछे मुझे कोई मकसद लग रहा है। इसमें थोड़ा सा सर मैं ऐड करूंगा कि आज भी तहरीक इंसाफ अपने मेंबरान में जो है वो ये चीज़ 63A से मुतल्लिक जो जस्टिस मुनीब अख्तर का जजमेंट है, जिसमें वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पे उन्होंने आइन को रीराइट किया। मुबैना क्यों? चलो दो मेंबरान ने दो किया जज है। साहबान, दो जज साहब ने, चलो मैं तो जैसे जमाल मंदोखिर, जैसे मज़हर आलम अच्छा, मेहता। उन्होंने आइन को रीराइट किया। वो वाला जजमेंट भी उन्होंने साथ लगाया हुआ था और अपने मेंबरान को कह रहे थे कि अगर आपने वोट दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में नाअहल भी हो जाएंगे और आपको कंसिक्वेंसेस भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तो तहरीक इंसाफ पे इतना दबाव था कि वो ये समझ रही थी कि शायद हमारे मेंबरान कहीं ना कहीं हुकूमती इत्तेहाद को या हुकूमत को वोट ना दे दें। तो वो इस चीज़ पे फिर ये देखें कि फ़ैसले में लिखा हुआ था कि तहरीक इंसाफ जब चाहे वो चैम्बर में आ सकती है, हमारे चैम्बर ओपन है। तो इलेक्शन कमीशन की तो चली गई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ काफ़ी देर बाद गई उसमें, और उसने वो अपने इलेक्शन मैटर्स और सारे चीज़ें, तो इस पे जाके उन्होंने इस टाइमिंग पे वो सारा कुछ किया है। वजह कहना ये है, क्या चाहते हैं मैं आप? ये कहना चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ, आप क्या कह रहे हैं कि ये कोई भी- विद इन कनाइवेंस हो रहा है सारा कुछ? बिल्कुल ऐसा हो रहा है और हमें तो नहीं है ना सर, ऐसा भी हुआ है। और मेन मकसद यही है कि पीटीआई से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई भी रुकन जो है वो वोट ना कास्ट कर सके। असल चीज़ ये है। जाहिर है कि यही सारी पॉलिटिक्स है कि जो इस फैसले का मतलब कि स्टे से लेके और ये डिटेल रीजनिंग से पहले छोटा बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा जो जारी किया गया है डिटेल रीजनिंग क्यों नहीं दे देते यार? मतलब कि वजाहतें दे रहे हैं, डिटेल रीजनिंग नहीं दे रहे। हद अच्छा, ही हो आपको गई पता बस। है इसमें भी लिखा है उन्होंने कि हम डिटेल रीजनिंग बाद में देंगे। वो जाहिर है, नज़र आ रहा है यार कि डिटेल रीजनिंग आ गई तो रिव्यू लगाना पड़ेगा, और रिव्यू लगाना पड़ेगा तो चंगा नहीं। काजी फाई साहब मतलब कि एक डिले टैक्टिक्स हैं, जुडिशल कमीशन के अंदर भी नज़र आते हैं आपको। और 25 अक्टूबर जो है ना, वो उनको बहुत सर पे चढ़ी हुई है, बहुत जल्दी है। अब मैं वो अली अमीन गंडापुर वाली बात मुझे तो करनी लगता है सर 25 अक्टूबर को काजी जाए ना जाए, लेकिन मुझे बहुत सारे और जज जाते नजर आ रहे हैं। यार, ये छोड़ता ही रहता है ऐसे, है ना? ये भी वो सरदार जी की तरफ पानी में तलवारें मार रहे हैं। हमारी तलवार हमारी है। आपने क्या छोड़ते रहते, मैंने आपको कहा था कि आईनी तरमीम आएगी, हर सूरत आएगी, याद है? तो कहाँ है? तो कल सब्र तो करें, उसी को तो रोकने की कोशिश है। ये जो बच्चा आ गया उसी के लिए तो आया, अगर वो हो ना सके, आईनी तरमीम ना हो सके, उसको तो ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको भी पता है, वो एवं उसने पाँव नहीं पटका था। अच्छा, जैसे और मुझे दफ्तर उसमें जो है ना, आज के ऑर्डर के अंदर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को, अगर ये भी था तो इलेक्शन कमीशन को डॉक्ट्रिन ऑफ डिफैक्टो जो है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए था। अगर डिजोरे नहीं है तो डिफैक्टो जो है वो मौजूद है। अब मैंने कुछ वकला से बात की, मैंने कहा ये डॉक्ट्रिन डिफैक्टो को हम क्या कह सकते हैं? उन्होंने कहा यार बड़ा तो सादा आदमी है। फिर सरदार जी दा उन्हें गल की थी, उन्हें कहा यार जो डॉक्ट्रिन डिफैक्टो है ना, इसका मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत। नज़रिया ज़रूरत है। ये वो नज़रिया ज़रूरत है। शाह जी ने एक और कम कर देता। शाह जी ने नज़रिया ज़रूरत जो सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया था, उसको ज़िंदा किया पीटीआई की मोहब्बत में, उसमें नई रूह फूंकी है और उसको जो है ना छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह फिर फेंक दिया। शाह जी सर हुब्बे इमरान और बुग़्ज़ पार्लिमान का शिकार हो चुके हैं, मुझे बादियुल नज़र में यही लग रहा है। सरदार जी बार बार कह रहे हैं कि पानी तलवारा ना मारो, शरय दस्तूर से लेकिन ये एक बड़ा अहम बात है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम देखें तो इसको पूरे बड़ी संजीदा बात ये है कि जब महंगाई में कमी हो रही है, IMF से पाकिस्तान की शराइत
मुआशी अंदाज के हवाले से वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स चाइना के हवाले से अभी कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो एक मुआशी तौर के ऊपर एक इस्तेहकाम की तरफ जो है वो जा रहा है। लेकिन इसी तनाजुर के अंदर बानी पीटीआई की एक ट्वीट आती है जिसके ऊपर जो है वो तनकीद ये हो रही है कि ये बैल्कनाइजेशन की तरफ जाने वाला, इंस्टेबिलिटी की तरफ जाने वाले अवामिल हैं। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से जब पीटीआई से वजाहत के लिए बात की तो वहाँ पे जो तकरीरें हुई वो भी, तो अब देखते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से और बाकी गो के जो ज़राए हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि मतलूबा तादाद आइनी तरमीम के हवाले से मौजूद है, ना सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर भी बल्कि सेनेट के अंदर भी। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये उस वक्त सामने आएंगी जब ये आइनी तरमीम टेबल होगी और उसके ऊपर वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद फिर पता लगेगा कि उससे क्या नए इश्यूज़ उठते हैं, और फिर उन नए इश्यूज़ की बुनियाद पे फिर एक मरतबा लगता है कि अब आइनी तरमीम पीटीआई जाके चैलेंज करेगी, और फिर वहाँ पे क्या कड़मास मचेगा। साढ़े से तो बहुत काम बदला नजर आ रहा है। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, और हाँ, सरदार जी की नसीहत याद रखें, पानी में तलवारें मारने से पानी नहीं फटता। अल्लाह हाफिज़।